हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी और विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। उससे पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि पिछले वाले क्लास में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे, जिस लेसन को हम लोगों ने स्टार्ट किया था, वह लेसन का नाम था एपी। वह लेसन का क्या नाम था भाई मेरे? एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समानांतर श्रेणी के बारे में चर्चा किया था। और उससे रिलेटेड लगभग 60 टाइप जो था, और उससे पहले उससे रिलेटेड जितनी भी टाइप थे, सारी टाइप को मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से एक अच्छा बेस देकर एक अच्छा कंटेंट दिया था मैंने। और मुझे उम्मीद है कि आपने भी भली भांति अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो है उसमें से कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज पर आधारित बच गया था। कल वाले क्लास में सिर्फ हम लोगों का 18 मिनट का एक क्लास हुआ था, जिसमें मात्र एक क्वेश्चन मैंने बताया था। अचानक लाइट में प्रॉब्लम हो गया, इसी कारण जो और भी क्वेश्चन को मैं नहीं बता पाया। लेकिन जितना भी क्वेश्चन, करीबन 3 या 4 क्वेश्चन लैंग्वेज पर आधारित बच रहा है, और वह क्वेश्चन का टाइप है समानांतर पदों के योग से रिलेटेड क्वेश्चन है। कि मैं कभी ना कभी जो है आने वाले एक हफ्ता के अंदर में कोई ऐसा क्लास लेकर मैं उसे भी पूरी तरह से एंड कर दूंगा। और आज जो मैं आपके सामने आया हूं, बिल्कुल एक नया चैप्टर लेके, नई एनर्जी लेकर आया हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप भी काफ़ी इंजॉय मूड में, काफ़ी आनंद तरीके से इस चैप्टर का जो है मतलब आनंद लेंगे। और कहीं पर किसी तरह का कोई टेंशन, जिस तरह से एपी से रिलेटेड बात में नहीं हुआ था, एपी चैप्टर में नहीं हुआ था, मुझे उम्मीद है आने वाला भी इस चैप्टर में मैं कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपना नेक्स्ट चैप्टर की ओर चले जाते हैं, नेक्स्ट लेसन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक बार आपसे हाथ जोड़ के मेरी ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह का आपके अंदर माइंड में कोई भी बोझ हो, कोई भी टेंशन हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सारे को किसी एक जगह किसी को किराए पर दे दे, और वहां आज मेरे साथ पूरे अच्छे ढंग से पूरे जम के लगे रहें। मेरे हर एक पॉइंट को, मेरे हर एक बातों को ध्यान दें। आज जो क्लास होने वाला है भाई मेरे, वह क्लास जो है आपके आने वाले एजुकेशन से, मैथ से रिलेटेड, और जो है जितनों भी बड़ा मैथ हो, यानी कहने का मतलब वह मैथ 12th का हो, वह मैथ आगे चल के किसी भी कंपटीशन की तैयारी का हो, उसमें आपका बड़ा काम देगा। ठीक है, इसलिए एक और रिक्वेस्ट है कि आपके घर में भी अगर भाई बहन आपसे मतलब अपर क्लास में अगर पढ़ते हो, अगर वो किसी नौकरी की तैयारी करने वाले हो, या कोई कंपटीशन से रिलेटेड या अदर फील्ड में भी कोई भी मैथ का अगर काम हो, तो आज के जो क्लास जो होगा उसमें उनके लिए बहुत बेस काम देगा, और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए भली भांति हम लोग समझते हैं, जानते हैं और देखते हैं कि वह चैप्टर है क्या, जो इतना मैं उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वह जो चैप्टर का नाम है भाई मेरे, वह चैप्टर का नाम है ट्रिगो। वह चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिगो। वह जो चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम लोग त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा चैप्टर है, जिससे क्या होता है कि 10th क्लास के अंदर में अगर हम इस चैप्टर का काफी अच्छे ढंग से बेस, अगर मेरे अच्छा कमांड हो जाता है, बेस पर अच्छे ढंग का अगर हम पकड़ बना लेते हैं, तो आने वाला इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को हम आसानी ढंग से उसके आंसर तक पहुंच जाएंगे, बशर्ते कि ये इस चैप्टर पर जो क्या हो, हमारा अच्छा एक बेस हो, हमारा अच्छा एक कंटेंट हो, एक कंसेप्ट अच्छा हो। अगर कंसेप्ट अच्छा होगा, तो मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जहां अगर मैथ में कंसेप्ट आपका अच्छा रहेगा, तो आप मैथ के को आसानी ढंग से अच्छे वे में बिल्कुल इंजॉय मूड में, बिल्कुल एक अलग अंदाज में उसके आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। आपको थोड़ा सा भी इसमें परेशानी और रुकावट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। और उससे पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं, लगभग बहुत सारे स्टूडेंट जो है नाम सुना होगा, साइन थीटा का नाम सुना होगा, कॉस थीटा का नाम सुना होगा, अपने से घर पे बड़े भाई लोग बोला करते होंगे, आपके अगर गार्जियन पढ़े लिखे हो तो वो भी बोला करते होंगे। तो वहां पर अचानक जब इसका नॉलेज ना हुआ करता था, तो सिर्फ एक नाम जानते थे कि उसका एक नाम है, साइन थीटा एक नाम होता है। लेकिन हम लोग जानेंगे कि आज उसका काम क्या है, आज उसका कैसे काम किया जाता है, कैसे हम लोग साइन थीटा होता है, कैसे कॉस थीटा होता है, और भी रिलेटेड जो है उससे जितनी भी बात है, जितनी भी चैप्टर में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके लिए जो बेस फैक्ट है, जो एक अच्छा कंसेप्ट है, मैं पूरी कोशिश करूंगा जो आपको अच्छे ढंग से पढ़ाऊं और अच्छे ढंग से दूं। और आपसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप भी अच्छे ढंग से समझें, बिल्कुल जो है अपने
अपने माइंड को एक तरफ करके केंद्रित करके कि आज मुझे हर हाल में इस चैप्टर पर पकड़ बनाना है, बेस से ही मेरे को पूरे एकदम सीरियस होके पढ़ना है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री अंग्रेजी शब्द में जो है बात करते हैं, अगर हम इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं तो अंग्रेजी शब्द में ट्रिगोनोमेट्री जो होता है 3 शब्दों के योग से बना होता है। कितने शब्द से? 3 शब्दों के योग से मिलकर बना होता है। क्या बना होता है भाई मेरे? ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं भाई मेरे? त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। तो आइए वह 3 शब्द है क्या और उस शब्द का क्या अर्थ होता है, या त्रिकोणमिति हमसे क्या कहना चाहता है, इस पर चर्चा करते हैं, इसको समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्री जो होता है भाई मेरे, ये एक जो शब्द आता है ट्रिगो, एक जो शब्द आता है क्या? ट्रिगो आता है। ठीक है, और एक जो शब्द आता है वो गोनो होता है। क्या होता है? गोनो होता है। और एक जो शब्द आता है वो होता है मेट्री। ठीक है, या मेट्रन के नाम से जानते हैं। तो यह जो 3 शब्द है, यही 3 शब्द जब आपस में मिलता है तो यही जब आपस में क्या होता है? मिल जाता है। तो मिलने के दौरान क्या होता है? एक शब्द का निर्माण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया। मैंने कहा भाई मेरे, मैंने कहा त्रिकोणमिति का कुछ इंट्रोड्यूस मैं देना चाहता हूं, ताकि आपको अच्छे ढंग से बेस पता हो, ताकि कोई भी चीज अगर मेरे सामने पढ़ने को आ रहा है तो उससे पहले सबसे पहली बात और सबसे पकड़ वाली बात या सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये होता है कि उसका थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है, तब उसके आगे वाले हिस्सा को हम आसानी से, आगे वाले पार्ट को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री जो होता है, जिसको हम लोग हिंदी में त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं, और यह ट्रिगोनोमेट्री जो होता है अंग्रेजी शब्द के 3 शब्दों का योगफल है। 3 शब्दों का क्या है? योगफल है। वह जो 3 शब्दों का योगफल है भाई मेरे, वह कौन कौन सा शब्द है? तो याद रहे, पहला शब्द जो होता है ट्रिगो होता है, और दूसरा जो शब्द होता है भाई मेरे गोनो होता है, और तीसरा जो शब्द होता है मेट्री या मेट्रन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब ये शब्द कहता क्या है, यानी अगर 3 शब्दों का योगफल से मिलके बना होता तो वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, जिस तरह से हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि हिंदी वाले क्लास में संधि विच्छेद होता तो वो सारे विच्छेद का एक अर्थ होता, उसी तरह से जब इंग्लिश को मैंने 3 पार्ट में बदला तो ये सब का अर्थ होता है, यह सब कुछ कहना चाहता। वो क्या कहना चाहता वो आप ध्यान दें। ट्रिगो का मतलब होता है भाई मेरे 3। ट्रिगो का मतलब क्या होता है भाई मेरे? 3। और गोनो का मतलब होता है भाई मेरे भुजा। गोनो का मतलब क्या होता है? भुजा। और मेट्री का मतलब होता है भाई मेरे माप। मेट्री का मतलब होता है माप होता है। इतनी बात तो समझ में आ गया। मैंने कहा ट्रिगोनोमेट्री जो है अंग्रेजी शब्द के 3 शब्दों का योगफल से मिलकर बना होता है, तब यह पूरी तरह से ट्रिगोनोमेट्री का निर्माण होता है। इतनी बात तो समझ में आ गई। पूरी तरह से त्रिकोणमिति का निर्माण होता है। और वह जो 3 शब्द है, वह जो 3 शब्द में जो है वो आपके सामने, एक पहला शब्द तो ट्रिगो होता है, दूसरा शब्द तो गोनो होता है, तीसरा शब्द मेट्री होता है। अब इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखें, ट्रिगो का अर्थ होता है 3 होता है, गोनो का अर्थ होता है भुजा होता है, जिसको हम लोग साइड के नाम से जानते हैं, और मेट्री का मतलब होता है माप होता है। कोई भी चीज का माप होता है वहां पर हम लोग मेट्री यूज करते हैं। ठीक है, मेजर यूज करते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब हम कह सकते हैं कि इसका वास्तव में डिफिनेशन क्या होता है, इसका रियल डिफिनेशन क्या होता है। ये तो तोड़ने वाली बात आई कि ये सब तोड़ के इसका ये कुछ कहना चाहता है, 3 भुजा माप, ये क्या कहना चाहता है। आइए हम लोग आगे समझते हैं ये त्रिकोणमिति क्या कहना चाहता है। आइए देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री ये कहना चाहता है भाई मेरे, ये क्या कहना चाहता है। वास्तव में त्रिकोणमिति जो होता है, क्या होता है? वास्तव में त्रिकोणमिति जो होता है ना, वास्तव में याद रहे, रियल रूप में अगर देखा जाए त्रिकोणमिति जो होता है ना, यह क्या होता है आगे चल के देखेंगे कि 3 कोनों, कोई भी 3, किसी भी त्रिभुज के 3 भुजा और 3 कोनों, कोण जो होता है उसका जो एंगल होता है उसके बीच का संबंध को दर्शाता है, उसके बीच का संबंध को दर्शाता है। क्या वह क्या कहलाता है? ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। किसी भी, जैसे एज एग्जांपल के तौर पर मान लिया कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, और उस कंडीशन में इसका कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है, और इसका साइड जो है सी के सामने वाला भुजा ए बी है, और ये जो है साइड इसका बीसी है, और ये जो है एसी है। तो त्रिकोणमिति वास्तव में उसका डिफिनेशन ये होता है, किसी भी त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा और तीनों
कोण के बीच का जो रिलेशन बताता है वह क्या कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। वह क्या कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। इसीलिए भाई मेरे कि आपने देखा होगा ट्रिगो पढ़ने से पहले क्या होता है कि वहां पर ठिट्ठा का यूज होता है। ठिट्ठा एट मीन्स क्या होता है कि एंगल का यूज होता है, और वह एंगल के रूप में हम लोग कहीं पर आप देखने को मिलेगा आपको अल्फा भी, कहीं पे बीटा भी नाम सुनेंगे, कहीं पर गामा भी नाम सुनेंगे, कहीं पर ठिट्ठा भी नाम सुनेंगे, या और भी अन्य प्रकार के वहां पर एंगल का नाम हो सकता है। ठीक है, इससे मुझे घबराना नहीं है, इसलिए मैं उस सब सारी बेस का पहले ही आपको इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूं। तो याद रहे कि त्रिकोणमिति का जो वास्तव में डिफिनेशन होता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा और तीनों कोण के आपस में जो संबंध होता है को जो दर्शाता है वही क्या कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। मुझे उम्मीद है कि यहां तक किसी तरह का कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब आगे बात क्या करते हैं कि पहले जमाने में क्या हुआ करता था, जिसको हम लोग हिंदी में क्या में अगर बात करते हैं तो प्राचीन काल। क्या काल, प्राचीन काल। तो प्राचीन काल में क्या होता था कि कोई भी पृथ्वी से ग्रहों की दूरी या आपको तारों की दूरी मापने के लिए हम लोग ट्रिगो का यूज करते थे, हम लोग त्रिकोणमिति का यूज करते थे। तो उस जमाने में जब बात किया जाए तो जब प्राचीन काल का समय था तो उसमें ऐसा इतिहासकार लोग ऐसा बताया करते थे, ऐसा बताते थे कि त्रिकोणमिति का उपयोग हम लोग जो है पृथ्वी की दूरी मापने में, पृथ्वी के ग्रहों को मापने में वहां पर जो है इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन अगर अभी बात किया जाए तो वहां पर कहीं कहीं पर अन्य रूप से अगर देखा जाए त्रिकोणमिति का उपयोग आज भी होता है। वो दूरियां को मापने में भी हम लोग, लंबाई को भी मापने में यहाँ पर जो होता है हम लोग ट्रिगो का यूज करते हैं। कभी कहीं कहीं पर भाई मेरे आपने सुना यह होगा कि मतलब जैसे एंगल की बात अगर हम करते हैं तो हम लोग कोई भी चीज को देखते हैं, अगर सही रूप से देखा जाए तो हम लोग 180 डिग्री पर किसी भी चीज को देखने का सही एंगल होता है। ठीक है, या आपने ये भी बात सुना होगा कि कोई भी बाउंड्री लाइन के बाहर अगर बॉल को बाहर फेंकना है तो वहां पर बताया जाता है कि 45 डिग्री के एंगल पर चलते हैं तो वहां पर जो है गेंद को काफी अच्छे ढंग से सीमा के बाहर फेंका जाता है। आपने आगे ये भी सुना होगा कि कोई भी ब्रिज वगैरह जो भी बनता है, पुल बनता है, तो वहां पर जो है तो वहां पर भी एंगल का काम होता है। तो हम इस सारी चीजों, सारी एग्जांपल से एक चीज यह हम कह सकते हैं कि ट्रिगो का आज के दिन में भी यूज जो है बहुत होता है। ठीक है, वहां पर जितने भी जो होते हैं इंजीनियर लोग जो होते हैं, बहुत सारे अपार्टमेंट होता है, वहां पर भी हम लोग ट्रिगो का यूज करके ही उस अपार्टमेंट में जो सही तरीका होता है उस तरीके से हम लोग जो है खड़ा कर पाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति के इतनी सारी जानकारी हम लोगों ने जाना। पहला जानकारी के बात अगर करते हैं भाई मेरे तो ट्रिगोनोमेट्री जो होता है, जिसको हम लोग हिंदी में त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं, वह जो है अंग्रेजी शब्द के 3 शब्दों के योगफल से बना होता है। और वह जो 3 शब्द है, पहला शब्द आपको ट्रिगो कहलाता है, गोनो कहलाता है दूसरा, और तीसरा आपको मेट्री कहलाता है। एक बार फिर से हम थोड़ा एक्सप्लेन करना देना चाहता हूं कि ट्रिगो का मतलब होता है 3 होता है, और गोनो का मतलब भुजा होता है, और मेट्री का मतलब माप होता है। यानी इन सारी चीज कहना क्या चाहता है, तो कहना यह चाहता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा और तीनों कोण के बीच जो रिलेशन दर्शाता है, जो संबंध को बताता है, वह कहलाता है त्रिकोणमिति कहलाता है। वो क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। आगे अगर बात करते हैं कि प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का प्रयोग जो है पृथ्वी से ग्रहों एवं तारों की दूरी मापने में इसका उपयोग किया जाता था। साथ ही साथ जो है हम लोग दूरियां भी मापने में, अभी वर्तमान में हम लोग दूरियां मापने में भी इसका उपयोग करते हैं। जैसा कि कुछ देर पहले मैंने भी एग्जाम्पल बताया, वो सारी एग्जाम्पल की सहायता में भी, एग्जाम्पल के लिए भी हम लोग त्रिकोणमिति का सहायता लेते हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया। अब हम बात क्या करना चाहते हैं, अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बात पर चर्चा अगर करते हैं कि त्रिकोणमिति में सबसे बड़ा मेन जो पार्ट होता है भाई मेरे, वहां पर एक त्रिभुज होता है। वो क्या होता है, त्रिभुज होता है। अब वह जो त्रिभुज होता है जो आपको बार बार कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए मजबूर करेगा। अगर हम उस त्रिभुज का नॉलेज नहीं रखते हैं तो हम त्रिकोणमिति के पार्ट को अधूरा छोड़ दिए। यानी अगर विदाउट उस त्रिभुज का अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो हम त्रिकोणमिति का कोई भी बेस नहीं समझ सकते हैं। और वह त्रिभुज क्या है, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। जिसका क्या नाम है भाई मेरे, समकोण त्रिभुज। क्या नाम है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, आइए इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। और याद रहे कि मैं बार बार कह रहा हूं कि बिना समकोण त्रिभुज का जो है त्रिगोनोमेट्री जो है बिल्कुल अधूरा है। अगर इसका नॉलेज होगा, यही बेस के सहायता से हम त्रिकोणमिति के कुछ तह तक जाते हैं, कुछ अंदर, कुछ गहराई तक जाते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं क्या कि ये क्या कहना चाहता है, ये होता क्या है, इससे हम लोग क्या क्या जो है कंसेप्ट को बाहर खींचते हैं, क्या क्या बेस इसमें है जो मुझे पकड़ बनाना पड़ेगा।
मिलेगा, विदाउट इसके पकड़ के हम जो है आगे हमारा चलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, ट्रिगो फील्ड में। आइए बात करते हैं। तो याद रहे कि जब हम बात कर रहे हैं भाई मेरे कि समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की अगर बात कर रहे हैं हम, तो मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि आप जो है मेरे क्लास को अटेंड कर लो, और जो मैं बेस बता रहा हूं, जो मैं बेस के साथ जो मैं कंसेप्ट बताने वाला हूं, आप बता दिया कुछ देर पहले, मैं पूरी तरह से विश्वास के साथ कह सकता हूं कि फिर ट्रिगो को आपको किसी और टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने भली भांति मेरे क्लास को अच्छे ढंग से बिल्कुल गहराई में जाकर मेरी सारी बातों को अगर समझोगे तो फिर आपके लिए त्रिकोणमिति जो है बिल्कुल एक सांस बन जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री जो है बिल्कुल आपके जबान पर सारी बात सारी बेस रहेगी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज जो होता है समकोण त्रिभुज, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं भाई मेरे, राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। समकोण त्रिभुज जिसे हम लोग इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, ये है क्या, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो बात पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। याद रहे भाई मेरे कि समकोण त्रिभुज का सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि समकोण त्रिभुज होता है क्या। तो किसी त्रिभुज का एक भुजा जो होता है समकोण होता है, वह त्रिभुज समकोण कहलाता है। यानी अभी भी कुछ डिफिनेशन में कुछ पार्ट बाकी है समझने वाला, और वह पार्ट क्या है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा समकोण का मतलब ये हुआ कि अगर एक साइड अगर उसका 90 डिग्री का है तो वह जो है बिल्कुल समकोण त्रिभुज को दर्शाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कहने का मतलब है कि समकोण का अगर डिफिनेशन पूछे आपसे कोई भी आदमी या कोई भी किताब आपसे पूछे कि समकोण त्रिभुज है क्या, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने करे, तो आप एकदम बिल्कुल आसानी वे में बिल्कुल हल्के अंदाज में आप बोल सकते हो कि किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है तो वह त्रिभुज जो है समकोण कहलाता है। वह कोई त्रिभुज क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। और यहाँ पर वह त्रिभुज क्या कहलाता है, समकोण। मान लिया कि समकोण का जो 90 डिग्री का जो होता है भाई मेरे, इस तरह का उसका साइन दिया जाता है। इतनी बात तो समझ में आ गया। तो उससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट और आप जान लें कि 90 डिग्री जो होता है ना, कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का होना बहुत जरूरी है, तभी वह त्रिभुज समकोण कहलाएगा। अन्यथा अगर 90 डिग्री किसी भी एक एंगल का अगर नहीं है तो वह त्रिभुज समकोण की श्रेणी में, समकोण के सीरीज में नहीं गिना जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कुछ और कंसेप्ट की बात करते हैं। तो वह कंसेप्ट ये कहता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी जो भुजा होती है भाई मेरे, वो कर्ण होती है। सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण जिसे हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। तो सबसे लंबी भुजा अगर कर्ण हो गई और बाकी दो भुजा तो और बच रहा है, बाकी दो भुजा और बच रहा, तो याद रहे कि जिस पर ये एंगल होता है 90 डिग्री होता है, जिस पर ये बिछा रहता है, जिसके भार पर ही रहता है, टिका रहता है, वह भार कहलाता है बेस। वह भार क्या कहलाता है भाई मेरे, बेस, जिसको हम लोग हिंदी में आधार के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आधार। और यहाँ पर जो बाकी जो बच जाता है वो लंब होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये तीन नाम तो आपको बिल्कुल ध्यान में आया होगा, बिल्कुल ये तीन नाम का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल माइंड में लॉक हो गया होगा। फिर से एक बार हम लोग इस पर रिवाइज करते हैं। क्या याद दिलाना चाहते हैं कि कोई भी त्रिभुज समकोण तब कहलाता है जब एक कोण 90 डिग्री का हो, तो वह त्रिभुज पूरी तरह से समकोण कहलाएगा, ठीक है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब दूसरी बात यह कहता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे जो लंबी भुजा होती है भाई मेरे, वह कर्ण होती है, जिसे हम लोग हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं, जिसे स्मॉल h से इंडिकेट किया जाता है। इतनी बात भी समझ में आ गया होगा। बाकी जो दो भुजा होती है वो लंब और आधार होती है। वो क्या होती है, लंब और आधार होती है। सबसे लंबी भुजा कर्ण और बाकी कौन भुजा, लंब और आधार। लंब आधार जो है वो अन्य दो भुजा होती है, अन्य दो भुजा होती है, जिसको हम लोग लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं और बेस आधार को हम लोग बेस के नाम से जानते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गया। कहीं पर किसी तरह का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा मेरे उम्मीद से, ठीक है।
अब बात करते हैं क्या कि समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक हमारे पाइथागोरस हुए जो मतलब प्राचीन, जो उस जमाने में प्राचीन जमाने में उन्होंने क्या बताया कि एक थ्योरम बताया, एक थ्योरी बताया जिसे परमे के नाम से जानते हैं। और वह परमे जो है भाई मेरे, वह परमे क्या है आपको मैं बता रहा हूं कि वह परमे पाइथागोरस परमे के नाम से जानता है। वह परमे हम लोग पाइथागोरस परमे के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस परमे, पाइथागोरस परमे, पाइथागोरस परमे, पाइथागोरस परमे, ठीक है, पाइथागोरस परमे, इतनी बात समझे। पाइथागोरस परमे जो है, पाइथागोरस नामक जो है गणितज्ञ हुए थे जिन्होंने एक समकोण से रिलेटेड एक परमे दिया और वह परमे कहलाया पाइथागोरस परमे। अब वो पाइथागोरस परमे क्या बताया आज उसके बारे में थोड़ा मैं चर्चा करता हूं, क्योंकि मैं बता दिया पहले कि अगर त्रिभुज आप पढ़ने जा रहे हो तो समकोण त्रिभुज का पूरी तरह से कंसेप्ट माइंड में होना चाहिए। ये आपको एंगल को बनाने में, या आपको एंगल को समझने में, या आपको साइड को समझने में बड़ा मदद करता है, बड़ा हेल्प करता है, ठीक है। जो मैं ये बेस वाले क्लास में इसको जोड़ना चाहा, जो आपको मैं समझाना चाहा, तो पाइथागोरस एक नामक गणितज्ञ ने, इन्होंने एक परमे दिया। वह क्या परमे दिया कि उन्होंने बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में होता है भाई मेरे, किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस जो होता है योग आधार का स्क्वायर होता है। ये किसने दिया था? पाइथागोरस नामक जो है गणितज्ञ हुए, उन्होंने बताया कि कोई भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यानी हम लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर ये क्या होता है, पी फॉर परपेंडिकुलर तो पी का स्क्वायर और बी फॉर जो है बेस यानी आधार का स्क्वायर। इतनी बात तो समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कंसेप्ट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। आइए एक बार फिर से मैं इस पर चर्चा करता हूँ कि पाइथागोरस नामक व्यक्ति ने एक परमे दिया और वह परमे क्या कहलाया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी जिसे हम लोग एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेनस। इन्होंने एक ऐसा सिद्धांत दिया, ऐसा परमे दिया कि ऐसा होता है, ठीक है, जो आपको आगे चल के इसका यूज है, आगे चल के इसी मेथड पर आप बनाओगे तो काफी अच्छे ढंग से आसानी पूर्वक जो है आप आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कहीं कहीं पर ऐसा होता है भाई मेरे कि अगर मान लिया जाए कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि हम क्या करें कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया बी स्क्वायर। जैसा कि कुछ दिन पहले हम लोग कुछ पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई भी कैलकुलेशन का रूल होता है कि इक्वल की इस साइड आता है तो उसका साइन माइनस में होता है। अभी आपके सामने एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर है और इधर बराबर की इस साइड में पी स्क्वायर पॉजिटिव इधर आया तो निगेटिव हुआ। उसके बाद ऐसे भी हो सकता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है भाई मेरे पी स्क्वायर, इतना भी हो सकता है। ये सब कंसेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा ऐसा कंसेप्ट आए तो इसके कंसेप्ट के जरिए आप जो है काफी अच्छे ढंग से किसी का लंब निकाल सकते हो, या यदि किसी का आधार निकाल सकते हो, किसी का कर्ण निकाल सकते हो। इतनी बात तो समझ में आ गया कि हम लोग जब एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस परमे, तो हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इतना बराबर इतना भी हो सकता है, जो कैलकुलेशन का रूल है, मेथड का रूल है, उस रूल से हो सकता है, ठीक है। कहीं अब आगे देखिए कि जब हम लोग यहां पर चर्चा किए थे, क्या किए थे कि एच स्क्वायर बराबर भाई मेरे एच स्क्वायर बराबर हो सकता है कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो इसलिए एच बराबर क्या होगा, इसलिए एच बराबर होगा कि पी का स्क्वायर प्लस जो होगा बी का स्क्वायर। ये स्क्वायर है, जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो रूल मैथ का ये कहता है कि पूरे ऊपर जो है रूट चढ़ जाएगा, पूरे ऊपर क्या चढ़ जाएगा रूट चल, यानी पूरे ऊपर जितना भी ये फंक्शन है इस पर ये टोपी तरह उड़ा दिया जाता है। इतनी बात तो समझ में आ गया। तो ऐसे करके भी आप आसानी वे में ऐसे ऐसे प्रोसेस आपको जब मालूम होगा तो फिर आसानी वे में मैथ को काफी कम समय में आप जो है अच्छे ढंग से आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि होता है तो ये भी हो सकता है कि एच बराबर पी स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके सामने
कोई बच्चा आपसे सवाल कर दे कि बता भाई कि अगर एच स्क्वायर बराबर समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तो आपका आंसर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर बोल दे कि एच बराबर समकोण त्रिभुज के लिए कोई फॉर्मूला होता है तो बताइए, तो हम बता सकते हैं कि एच बराबर, अगर हाइपोटेनस एच को इंडिकेट किया जा रहा है समकोण त्रिभुज में, तो यह इज इक्वल टू हो सकता है √अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या उसी के रिस्पेक्ट में ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम कोई भी फंक्शन को अकेला करेंगे तो उस साइड में हो जाएगा पी स्क्वायर बी स्क्वायर। यदि हम बी की बात करते हैं तो बी की बात अगर करते हैं, मैं जैसा कि मैंने यहां पर बताया कि बी स्क्वायर बराबर हो सकता है क्या कि एच स्क्वायर माइनस जो है बी हो गया तो पी स्क्वायर एच स्क्वायर, या उसके बाद पी बराबर हो सकता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना बराबर इतना हो सकता है। ठीक है, इतनी बात तो भली बात ही समझ में आ गया होगा। कहीं पर किसी तरह का इतना तक कंसेप्ट देने में मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ये सारी थोड़ा सा बेस था, मैंने चाहा कि आपको ये दे दूं ताकि जो है आने वाला जो प्रैक्टिस में, आने वाले मैथ में जो ट्रिगो का हम लोग जो सामना करेंगे वहां पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ना रहे कि ये पार्ट मुझे नहीं बताया गया था, ऐसा ना रहे कि इस कंसेप्ट का जो है मुझे नॉलेज नहीं दिया गया था। ठीक है, इसलिए मैं सोच ये रहा हूं कि पार्ट चीज जो है वो आपको बता दूं, जो आगे चल के आपको कहीं पर कोई रुकावट का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये सारी चीज का कंसेप्ट ले लें। अब हम लोग देखते हैं क्या भाई, आगे चर्चा ये करते हैं कि समकोण त्रिभुज जो होता है ना, इसका एरिया का अगर बात किया जाए, कहीं पर एरिया का भी बात आ जाएगा, तो जब हम समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर की जितनी भी बात है, इससे रिलेटेड जितनी भी जो रिलेशन है समकोण त्रिभुज का, वो पूरी तरह से एंगल और साइड का वो पूरी तरह से हम मालूमात कर लें, पूरी तरह से उसका नॉलेज रख लें। ठीक है, अब अगर कोई पूछ दे कि समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई मेरे, तो याद रहे आपको बताइएगा कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इतनी बात तो समझ में आ गया, यहाँ तक तो कंसेप्ट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा मेरे उम्मीद से। ठीक है, अगर कोई आपसे सवाल कर दे कि समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समकोण त्रिभुज का परिमाप, तो हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो परिमाप होता है ना भाई मेरे, वो तीनों जो भुजा होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा का योग जो होता है समकोण त्रिभुज का परिमाप होता है। क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा का जो योग होता है वह समकोण त्रिभुज का परिमाप होता है। तो इसका भुजा, पहला भुजा तो ए बी है, तो यानी ए बी प्लस इसका भुजा क्या है बी सी, और इसका ये भुजा, कर्ण का भुजा क्या है ए सी, ये तीनों भुजाओं का योगफल ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला तक, ये कंसेप्ट तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग कि ये समकोण त्रिभुज में और कौन कौन सा पॉइंट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा क्या पॉइंट, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या जाना, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का परिमाप जाना कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग होता है समकोण त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, उसके बाद एक चीज और लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, किसी भी त्रिभुज का जो एंगल होता है वो तीनों एंगल का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का, यह भी कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, कोणों का योगफल बराबर क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये सब छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको माइंड में रखना जरूरी होता है। ठीक है, आप जाने या ना जाने, फिर भी मेरा काम है कि आपको थोड़ा सा नॉलेज देना, जो मुझे आता है वो मैं आपको अपने माइंड से कुछ कंसेप्ट दूं। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल भी क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब तीनों कोण क्या होता है, अब बात करते हैं, एक कोण ए है, कोण बी है, यानी हम कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू क्या होता है भाई मेरे 180 डिग्री होता है। यानी किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अब थोड़ा सा और एक पॉइंट जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में और कौन कौन सा पॉइंट होता है। तो याद रहे कि हम लोगों ने अभी तक ये जाना
ये क्या जाना कि इसको हम लोग परपेंडिकुलर पी से इंडिकेट किया जाता है, इसको हम लोग बेस कहते हैं जिसे स्मॉल बी से इंडिकेट किया जाता है, और इसको हम लोग जो क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं जिसको हम लोग एच से डिनोट किया जाता है। इतनी बात तो समझ में आ गया, यहाँ तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए अब बात क्या कहता है भाई मेरे कि ये जो होता है ना 90 डिग्री जो होता है यहाँ पर दे रखे हम लोग, तो याद रहे कि किसी भी त्रिभुज का मैंने ये बताया कि ठिट्ठा के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला जो यहाँ पर साइड है ये इसका कर्ण कहलाता है, और यह इस समकोण त्रिभुज का सबसे लंबी भुजा होता है। सबसे लंबी भुजा समकोण त्रिभुज का क्या होता है, तो वह होता है कर्ण होता है, और बाकी अन्य दो भुजा जो होती है वो कर्ण से छोटा होता है जिसका नाम बी है और जिसका नाम पी है, यानी जिसे हम लोग बेस और परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग आधार और हम लोग लंब के नाम से जानते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब ये क्या होगा कि कहीं कहीं पर आपका क्या पॉइंट दे देगा भाई मेरे कि आपको ये जब ट्रिगो आप पढ़ोगे, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ोगे, त्रिकोणमिति पढ़ोगे आप, तो वहां पर क्या होगा ना कि जैसे कहीं पर आपको आ जाएगा साइन थीटा, कहीं पर आ जाएगा आपको साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे ऐसे थीटा से सामना करना पड़ेगा। कहीं पर आपको अगर बात करते हैं, अगर थोड़ा बेस में अगर पॉइंट में थोड़ा घुसते हैं तो वहां पर एक पॉइंट ये भी आ सकता है कि जैसे साइन ए, आगे चल के मिलेगा आपको साइन बी, ठीक है, यहां पर मिलेगा साइन बी, आगे चल के मिलेगा आपको साइन सी, ठीक है, इतनी ये सब कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं साइन बी साइन सी ये क्या होता है। याद रहे भाई कि यहां पर इसका अगर ए है, इसका क्या है ए है, ए का ये एंगल शो कर रहा है, अगर त्रिभुज का एंगल ये ए बता रहा है, तो यहां पर हम ये जानेंगे जो मैं आगे बताने वाला हूं, जो आपको ये कंसेप्ट जो है आपके मैथ को बनाने में बड़ा योगदान है इसका। अगर ये कंसेप्ट को आप बारीक तरीके से काफी गहराई से आप अगर समझ जाते हो तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है ट्रिगो का मतलब 40% जो है क्वेश्चन को आपने बना दिया, बिल्कुल यही बेस के अंदाज से, ठीक है। अब यहां पर बात हम क्या करने वाले हैं कि जब हम मानते हैं कि इसका एंगल को अगर हमने ए लिया, जब इसका एंगल को ए लिया, जैसे हम किसी भी समकोण त्रिभुज का सबसे लंबी भुजा तो एच होता है, कर्ण होता है, उसको छोड़ दो। बाकी अगर इसका एंगल को हम ए शो कर रहे हैं तो इसके एंगल के सामने वाला जो साइड है, इसके एंगल के जो सामने वाला जो भुजा है वो इसके लिए पी का काम करेगा, वो इसके लिए किसका काम करेगा, पी का काम करेगा। अब बाकी जो भुजा बच गया, जब एच को हमने छांटी दिया, जब इसके सामने वाला भुजा बी को पी का काम कर ही रहा है, तो बाकी बच गया आपके सामने बी, बाकी बच गया आपके सामने क्या बच गया भाई मेरे, बी बच गया। तो उस स्थिति में हम लोग कैसा कंसेप्ट यूज करते हैं, वैसे स्थिति में हम लोग क्या लेंगे, जैसे कहीं पर आपको अगर क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे आपने आगे चल के पढ़ोगे भाई मेरे कि साइन थीटा का वैल्यू होता है P बटा एच होता है, ए पढ़ोगे, कॉस थीटा का वैल्यू होता है, आगे चल के पढ़ोगे B बटा एच होता है, टेन थीटा का वैल्यू जो होता है आगे चल के पढ़ोगे कि P बटा बी होता है। जब हम लोग कुछ और क्लास पढ़ लेंगे बेस, तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे फार्मूला को पढ़ेंगे, विदाउट ऐसे फार्मूला को हम लोग नहीं जानेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर P बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा P बाई बी। तो मैं ये सिखा रहा हूं कि देखो एंगल कैसे बदलता है, और जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर हम लोग P क्या मानते हैं, B क्या मानते हैं, कर्ण का क्या कंसेप्ट होता है, उसका क्या रोल होता है, ये सारी चीज पर मैं चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि अगर मैंने बात किया कि एंगल को अगर ए माना, अगर इस त्रिभुज का एंगल ए है, तो उसके हिसाब से क्या होगा कि अगर हम बोल दें भाई मेरे कि साइन ए, क्या बोलते हैं, साइन ए का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, मतलब फॉर्मूला इसके हिसाब से जो ट्रिगो का रूल है उसके हिसाब से, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है P बटा एच होता है, P बटा क्या होता है, एच होता है। तो यहाँ पर P फॉर परपेंडिकुलर। तो याद रहे, क्या याद रहे कि ये जो कोई भी जब आप किसी मतलब एंगल को आप ज्ञात कर रहे हैं कोई भी त्रिभुज में या किसी समकोण त्रिभुज में, तो उसका कंडीशन ये कहता है, मान लिया कि साइन ए को हम ज्ञात करने जा रहे हैं, तो साइन ए का जो सामने में आएगा ना वो उसका P का काम करेगा। तो इसके सामने जो BC है ये क्या काम कर दिया, P का काम कर दिया, इसके सामने BC क्या काम कर दिया, P का, यानी उसके सामने वाला जो भुजा होगा एंगल के सामने वाला वो परपेंडिकुलर होगा। अब बाकी जो आपका कर्ण तो वो हट ही गया, उसके मुझे छेड़छाड़ करना ही नहीं, क्योंकि ये त्रिभुज का, ये समकोण त्रिभुज का सबसे अगर राजा कोई साइड है, सबसे किंग है, सबसे टाइगर है, तो उसका नाम कर्ण है, उसके बाद कोई और चीज का नाम है, बाकी सबसे
हेड डिपार्टमेंट जो है वो आपका कर नहीं रहता, ठीक है। जब हम लोग याद रहे कि जब एंगल ए के रिस्पेक्ट में जब ज्ञात कर रहे हैं साइन है, तो वहां पर इसका बीसी जो है इसका साइड है और यह बीसी इसका परपेंडिकुलर कहलाता है। बाकी आपके पास बच गया बेस क्या, तो ए बी, तो यहां पर इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई मेरे, इसका ए बी जो है इसका आधार अगर हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि P बाई एच होता है, यानी P बराबर हम लिख सकते हैं बी सी, और अगर H का वैल्यू P बाई एच, H तो किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं, AC है, तो हमने इसका H का वैल्यू AC दे दिया। इतनी बात तो समझ में आ गया, यहां तक तो किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना हुआ। अब आगे अगर बात करते हैं, अब अगर देखें आप आगे आगे क्या कहता है कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि साइन बी का वैल्यू निकालें ऐसे ट्रायंगल में कि इसका ट्रायंगल में साइन बी का माप क्या हो, साइन बी का माप क्या होगा, तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो साइन बी का माप अगर निकालें तो कौन सा कौन ले रहे हैं, बी ना ले रहे हैं भाई, तो बी ले रहे हैं। तो यहां पर आप देखें कि ये तो ऑलरेडी इसके ये तो कर्ण है ही है, तो साइन बी का पहले आप फॉर्मूला सोचें कि इसका फॉर्मूला होता है कि P बटा एच होता है, P बटा एच होता है। इतनी बात तो समझ में आ गया कि साइन बी का फॉर्मूला P बटा एच होता है। आगे चल के मैं बता दूंगा कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी चीज को बताऊंगा, लेकिन बेस है तो थोड़ा सा पहले वाला मतलब साइन थीटा का जो वैल्यू है, साइन थीटा का जो मान होता है वो उसको मुझे यहाँ पर लाना पड़ रहा है ताकि आपको ट्रिगो से थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दूं, जो आने वाला है आपके मतलब क्वेश्चन में प्रैक्टिस में थोड़ा सा इसका काम है। तो साइन बी का फॉर्मूला साइन थीटा के लिए फॉर्मूला वही होता है, बी से आप डरिएगा मत। तो साइन बी यानी P बटा एच होता है, साइन थीटा का वैल्यू P बटा एच, बी के रिस्पेक्ट में भी वही होता है, ऐसा ना कि कोई बदल जाएगा, ठीक है। जब बी साइन बी ले रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि P बटा एच, तो P जो है जब समकोण त्रिभुज है तो P तो ये होगा ए बी, तो यानी हम कह सकते हैं कि ए बी, और एच का वैल्यू तो ए सी है यानी ए सी हो गया। इतना तक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे चल के अगर बात करते हैं हम कि अगर मान लिया जाए कि हम लोग कॉस ए लेते हैं, क्या लेते हैं भाई मेरे, कॉस ए। अब कॉस ए के रिस्पेक्ट में आप क्या माप देते हैं, त्रिभुज का क्या माप आएगा वो देखते हैं। तो उससे पहले आपको जानकारी ये होना चाहिए कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, ठीक था। आप ए देख के घबरा मत जाइएगा कि सर आप पढ़ाए थे कॉस थीटा का वैल्यू बी बाई एच होता है, लेकिन यहां पर आपको कॉस ए हो गया। तो हमने पहले बताया था कि थीटा जो होता है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में जो होता है वो अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, या अन्य और कोई भी संकेत सिंबल जो है साइन हो सकता है। उसके रिस्पेक्ट में आपको डरना नहीं है, उससे आपको घबराना नहीं है। लेकिन यहां पर अगर हम बोल रहे हैं कि कॉस ए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कॉस ए, तो तुरंत हम त्रिभुज में तलाश करेंगे कि ए कहां दिखा, तो ए यहां दिखा। तो ए ये त्रिभुज का कंसेप्ट ये कहता है कि किसी भी एंगल को आप निकाल रहे हैं तो उसके सामने वाला वो जो भुजा होता है थीटा का वह वहां पर परपेंडिकुलर का काम कर देता है। तो ए का जो परपेंडिकुलर जो हो जाएगा भाई मेरे, तो ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं इसका फॉर्मूला होता है क्या, तो इसका फॉर्मूला होता है कि बी बटा एच होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच होता है। तो अब बी का जो वैल्यू है, बी का जो वैल्यू है वो क्या आएगा कॉस ए के रिस्पेक्ट में, वो देखते हैं। तो ए का हमने बताया कि थीटा का सामने वाला भुजा जो पी होता है, तो पी से तो मेरे को कोई टेंशन है ही नहीं, पी को बिल्कुल छोड़ देना, पी से जरा भी मतलब ना रखना, क्योंकि मतलब बी और एच से रखना। अब जब पी मेरे को हटा दिया, यह पी हुआ, तो बाकी बच गया दो साइड, बाकी दो साइड में एक ये पी हो गया और ये हो गया, क्या हो गया, एच हो गया। तो यहां पर देख रहे हैं कि पी यहां बाकी बी साइड में देख रहे हैं कि दो साइड जो बचा, यहां पर इसका साइड एक ये बचा जो अभी फिलहाल इस एंगल में ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, और इस एंगल में ये कर्ण का काम कर रहा है। लेकिन जब ए निकाल रहे हैं, कॉस ए निकाल रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में जब ये थीटा, जब ये इसके सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर बीसी बन गया जो कुछ देर पहले आधार का काम कर रहा था, तो वहां पर ये जो अब आधार जो हो जाएगा वो आपको भाई मेरे ए बी हो जाएगा, वो आधार क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर बी बाई एच और यहाँ पर ए सी हो गया, ये ए सी हो गया। इतनी बात तो समझ में आ गया, कहीं पर कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ। देखो कैसे होता है, कैसे हम किसी के रिस्पेक्ट में हम कैसे निकालते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू ये हो गया बी बाई एच, यानी ए बी बटा बी सी हो गया। यहाँ तक तो किसी तरह कोई वैल्यू, कोई टेंशन नहीं होगा। अब अगर फिर जा रहे हैं हम लोग कॉस बी, क्या निकाल रहे हैं, कॉस बी। तो कॉस बी के लिए फॉर्मूला जैसा जिस तरह से अभी फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला होगा, यानी बी बटा एच होता है, बी बटा एच होता है। तो बी
का वैल्यू क्या निकाला, ए बी निकाला, तो ए बी पुट कर देंगे किसी तरह को, कॉस बी को हम लोग देखेंगे तो बी ये थीटा के सामने वाला भुजा तो कर्ण है ही है, ये तो रूल इसको फॉलो नहीं करेगा, कर्ण है, कर्ण से मतलब कर्ण से यहाँ पर नीचे में हम लोग लिखना, लेकिन बी क्या क्या करेगा, तो बी का तो वैल्यू यहाँ पर है बी सी है, तो हम लिख सकते हैं या बी बाई एस जो होता है तो बी सी बटा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गया कैसे हम किसी का माप निकालते हैं, कोई भी त्रिभुज का कैसे जब ए बदलता है बी बदलता है तो उसके रिस्पेक्ट में कौन परपेंडिकुलर होता है, कौन बेस होता है, कौन कर्ण होता है, ऐसे कंडीशन में हम लोग काफ़ी आसानी वे से कैसे निकाला जाता है ये कंसेप्ट मैं आपको दिया हूँ। आप जो है काफ़ी अच्छे ढंग से बिल्कुल जो है मतलब किसी नोट्स में कोई भी आप कॉपी अगर बना रहे हैं अपने क्लास का तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि काफ़ी अच्छी ढंग से उसमें सारी चीज़ों को जितना भी पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर आप सारी बातों को आप अच्छे ढंग से लिख लें, क्योंकि ये जो है चीज़ आपको बेस में जब पकड़ अच्छा रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी ढंग से बना दोगे। एक पकड़ और बताता हूँ मैं कि कहीं कहीं पर हम लोग बोलते हैं कि साइन ए, ठीक है, साइन ए, तो साइन ए का मतलब ये मत ना आप समझे भाई मेरे कि साइन ए का मतलब ये ऐसा ना होता है कि साइन जो है मल्टीपल ए होता है, इस तरह का ना कि साइन ए का मतलब ये ना समझे कि साइन जो है में ए का गुणनफल है, साइन में क्या है ए का गुणनफल है, ऐसा कभी मत समझे। ये फंक्शन ट्रिगो जो फंक्शन होता है उसमें ये जो नामकरण साइन कॉस ये सब होता है तो वहां पर ये ए का क्या रिस्पेक्ट रोल है इसमें कि अगर साइन से ए हटा दिया जाए तो वहां पर साइन बिल्कुल अधूरा हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए वहां पर गुणनफल का रिस्पेक्ट दम नहीं समझना, वहां पर एक कंसेप्ट समझना है कि साइन थीटा जो एक होता है कॉस थीटा होता है, या अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऐसे हम फॉर्मूला को ना बोल सकते हैं साइन मल्टीपल ए, ऐसा कुछ भी ना होता, क्योंकि ए और साइन का रिस्पेक्ट जो होता है मल्टीपल का साइन नहीं होता। यदि आप साइन में से ए को हटा दिया जाए तो साइन बिल्कुल जीरो हो जाएगा, यानी साइन का वहां पर जो है कोई मतलब नहीं निकलेगा। इतनी बात तो समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि जितना भी अभी तक मैंने बेस दिया आज जो त्रिकोणमिति का, आपको कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, और किसी तरह का अगर कोई मुझसे त्रुटि रह गई होगी, कहीं पर कोई ऐसा खामियां कोई कमियां रह गई होगी तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। उम्मीद करूंगा कि अगले वाले क्लास में उस खामी को, उस टेंशन को, उस कमी को पूरी तरह से जो है भर दूं, पूरी तरह से दूर कर दूं, ठीक है भाई मेरे। तो आप अच्छे ढंग से जितना भी कंसेप्ट आज बताया सारे कंसेप्ट को अपने माइंड में रख लें, सारे कंसेप्ट को एक अच्छे कॉपी में लिख लें, क्योंकि हम लोग कल से जो है रफ्तार और तेजी होगा, कल से हम लोग कुछ और बेस देंगे और उसी बेस पर 1-2 दिन क्लास जो है ये डेमो रहेगा त्रिकोणमिति का, उसके बाद फिर हम लोग उसके प्रैक्टिस पर आएंगे, और जब प्रैक्टिस पर आ जाएंगे तो काफ़ी आसानी ढंग से मैं बोर्ड पर लिखूंगा और आप उसका आंसर बताओगे। ऐसा मैं आपको बना देना चाहता हूँ, ऐसा मैं आपको कंसेप्ट दे देना चाहता हूँ, ऐसा मैं आपको बेस देना चाहता हूँ, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे। आप पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी विश्वास से आप अपने काम को करते रहें, आप अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे ना हटें। आपका काम है पढ़ना, आपका काम है बनना, आपका काम है संवरना, तो आप अपने काम पर ध्यान दें, ठीक है। आज के क्लास के लिए बाय।